तो मुंबई में क़ब्ल वक्त मानसून से आम जिंदगी बदहाल है और अब महकमा मौसमियात ने दोबारा अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 17 जून तक मुंबई और अतराफ में मजीद बारिश का इम्कान है। मुंबई में लगातार होने वाली बारिश से आमदोरफ्त में सख्त परेशानी हो रही है। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि मुंबई में तेज बारिशों की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ी जो है वो कुआं था वहां पर, लेकिन पार्किंग लॉट बनाया गया था, उसमें गड्ढे में गाड़ी गिर जाती है और इस वजह से जो है जानी नुकसान तो नहीं होता, लेकिन गाड़ी जो है पूरी तरह से इस गड्ढे में गिर जाती है। तो मुंबई की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से कई जगहों पर कहीं पर गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां उनमें धंस जा रही हैं, तो कहीं पर बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, तो कहीं दीवारें गिर रही हैं, जिस वजह से कई जानों को भी नुकसान पहुंचा है। जो मलाड में बिल्डिंग गिरी थी उसमें 12 लोगों की जानें गई थी और वहीं जिस जगह पर दीवार गिर गई थी वहां पर भी एक शख्स की मौत हो गई थी। और इस तरह से मुंबई में बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी काफी बदहाल हो गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये बताया कि प्रेडिक्शन जिस तरह से एमईटी ने की थी कि कल और आज मुंबई में तेज बारिशें होंगी, सूरत हाल क्या कुछ है मुंबई की? देखिए, फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जो है मुंबई में जारी कर दिया गया है बीएमसी की तरफ से, और ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि मुंबई और मुंबई से सटे जो लोग हैं उन्हें कहा गया है कि घर से बाहर ना निकले, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो जर्जर इमारतें गिर रही थी, जिस तरह से हमने मलाड में देखा 11 लोगों की मौतें हुई हैं, उसके बाद भी उस पर जो कार्रवाई है वो 304 धारा के तहत कर लिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी फिलहाल ऐसा है कि 17 तारीख तक उन्होंने दे दिया ऑरेंज अलर्ट का ये इशारा, और साथ ही मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि मुंबई और मुंबई से सटे जो इलाके हैं वहां पर जोरदार बारिश होगी कुछ दिनों तक। तो लोग सतर्क रहें और ध्यान रखें कि उनको घर से बाहर जाना नहीं है। जी बिल्कुल। प्रशांत, ये बताया कि राहत और बचाव के काम किस तरह से किए जा रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बीएमसी पहले से अलर्ट है और साथ ही जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो भी अलर्ट पर रखी गई हैं, और कुछ टीमें जो है मुंबई और पुणे में पहले से सतर्क पर रखा गया है। जैसे ही कहां पर इमरजेंसी होगा वहां पर फोन करने के बाद तुरंत जो है टीमें अपने काम के लिए रवाना हो जाएंगी। और फिलहाल मैं आपको बताऊं कि साफ तौर पर मुंबई और मुंबई से सटे जो इलाके हैं वहां पर पे खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आपको अगर देखें तो एक बार पीछे लेकर चलूंगा मैं, 39,000 करोड़ का बजट बीएमसी का था। 100 करोड़ रुपए बीएमसी ने नाले सफाई और काम के लिए लगाया था ताकि मानसून में लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिक्कतें आ रही थी उसके चलते जो है अब ये स्टेप उठाया गया कि जो पंप हैं उनकी जो देख रेख है वो बीएमसी की तरफ से की जा रही है। जी, बीएमसी जिस तरह से काम कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के, उस पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने हर साल देखा कि जब मानसून आता है तो मुंबई और मुंबईकर सबसे पहले परेशान होते हैं, और ऐसे में ख्याल देना होता है बीएमसी का, क्योंकि बीएमसी जो है सारे कामकाजों को देखता है। और इस बार ही हमने देखा कि मानसून के आते ही मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई थी। उनके जो वादे थे सिर्फ पेपर पे ही थे, और जिसके चलते मुंबईकर परेशान हुए। और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों, हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है, और जिसी के चलते जो है अभी बीएमसी देखना है कि उनकी तैयारी किस तरह से आगे बढ़ेगी। जी प्रशांत, वही शिवसेना एमएलए को देखा गया था कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को पनिशमेंट दी थी कि उन्होंने उसको रास्ते में बिठाया था जहां पर वाटर लॉगिंग हुई थी, और ये कह के कि क्योंकि इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया है इसलिए वो पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। ये कहां तक सही है? देखिए, ये तय किया था उस कॉन्ट्रैक्टर ने, और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से नाले की सफाई लोग नहीं कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर को जो है उसको पानी में बिठाया गया और ये एहसास दिलाया गया कि भैया जैसे मुंबई कर भीजते हैं वैसे एक बार आप भीज के देखिएगा। और उस कार्रवाई को लेकर जो है कई
कटाज भी उठे हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये पब्लिसिटी है, कुछ लोगों ने कहा कि ये जानबूझ के किया गया है। लेकिन उस मुद्दे पर अभी फिलहाल शिवसेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अगर मानसून आता है तो मुंबई करों को बीएमसी किस तरह से सपोर्ट करती है, कितनी सुरक्षित रखती है। वहीं बीजेपी जो है इस पूरे मामले पर सीएम से जवाब चाहती है, सफाई मांग रही है इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है। बीएमसी और सीएम मतलब शिवसेना ही है। बीएमसी में पिछले 30 सालों से जो है शिवसेना का राज चल रहा है और वहां पर देखिए तो महाराष्ट्र में जो सरकार है वो शिवसेना के मुखिया यानी उद्धव ठाकरे जी ही हैं। तो यानी बीजेपी जो है टारगेट सिर्फ शिवसेना को कर रही है और देखना होगा कि किस तरह से उनका जवाब देते हैं और किस तरह से उसका हल निकालते हैं। जी बिल्कुल। और जहां पर वो अभी शिवसेना बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शिवसेना का ही काम था कि एनुअली जिस तरह से रेन होता है मुंबई में उसकी देखरेख करें, उनके इंतजामात पहले से किए जाए। लेकिन अब वो जो है ब्लेम कॉन्ट्रैक्टर्स पर डाल रहे हैं और खुद इस सब से पीछे हट रहे हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा जो है ना पल्ला झाड़ने का काम ही सरकार ने किया, चाहे बीजेपी हो या शिवसेना हो। क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जब भी कोई हादसा होता है तो एक मुआवजा जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बाद जो पल्ला झाड़ करके कोई एक एम्प्लॉय को फंसा देते हैं। वही बातें अभी चल रही हैं। कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मा था, लेकिन आपको मैं बताऊं कि मुंबई और मुंबई से सटे जो इलाके हैं वहां पर अगर किसी बांध काम को अंजाम देना है या किसी काम को अंजाम देना है तो वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें बीएमसी के तमाम अधिकारी होते हैं, उस बात पे ख्याल रखा जाता है। लेकिन अब जिस तरह से बातें चल रही हैं, जिस तरह से हमने देखा कि मुंबई करों को पहली बारिश में दिक्कत हो गई, उस चीजों को लेकर के बीएमसी अपना काम कर रही है। और देखना ये होगा सबसे अहम बात, जिस तरह से 17 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मुंबई में, क्या अगर बारिश होती है तो इस बार मुंबई नहीं डूबेगी, और डूबेगी नहीं तो उसके लिए क्या तैयारी की गई है वो बीएमसी की तरफ से देखना होगा। बिल्कुल। और वहीं रायगढ़, थाने, पालघर, रत्नागिरी अजला में एनडीआरएफ को चौकस कर दिया गया है। इन अजला में इस वक्त किस तरह की कंडीशन है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि मुंबई से सटे जो इलाके हैं लगातार बारिश होने के चलते वहां पर दिक्कतें हुई थी और इसी के चलते एनडीआरएफ टीम को अलर्ट पर रखा गया है। जहां पर भी ज्यादा बारिश होगी वहां पर तुरंत एनडीआरएफ की टीम जो है रवाना होगी और वहां पर लोगों को मदद मिलेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑरेंज अलर्ट को लेकर के मुंबई और मुंबई करों को सावधान किया गया है मनपा की तरफ से, और ये साफ तौर पर कहा गया है कि 17 तारीख तक बहुत जरूरी काम हो तो अपने घर से बाहर निकलें। प्रशांत, बीएमसी का बजट होने के बावजूद भी मुंबई की ये हालत है। अभी भी हम विजुअल्स चला रहे हैं, लोग देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लेकिन वहां पर पार्किंग लॉट में जमीन धंस जाती है, गड्ढा बन जाता है और गाड़ी पूरी की पूरी उसमें गिर जाती है। हालांकि वो वहां पर बताया जा रहा है कि कुआं था जिसके जरिए ही उस बिल्डिंग में पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन 40 साल पहले बनाया गया उस पर कंक्रीट जो है वो पूरी तरह से ढह जाता है और गाड़ियां भी उसमें समा जाती है। देखिए लापरवाही की पहली तस्वीर नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा है कि जहां पर इमारतें गिरती हैं, जहां पर लोगों की मौतें होती हैं, सरकार साफ तौर पर यही कहता है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्टर और जो मालिक है उनकी लापरवाही है, लेकिन इनके नजर के नीचे ही सब काम होते हैं। ये जो तस्वीर गाड़ी की सामने आई हुई है इसमें भी बात वही सामने आ रही है। उनका कहना साफ तौर पर है कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन ध्यान देगा कौन? अगर हर कोई आदमी काम करता है, प्रॉपर्टी टैक्स भरता है और मनपा का काम होता है। साफ तौर पर हम देखें कि पिछले हमने कई सालों से देखा है कि जब मानसून आता है तो जर्जर जो इमारतें होती है उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उनको नोटिस भेजी जाती है और साफ तौर पर यह कहा जाता है कि इन इमारतों को खाली कर दिया जाए या तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। लेकिन इस बार मनपा ने कितने लिस्ट बनाई है, क्या चीजें की हैं, उसका इंतजार है। मनपा की तरफ से जवाब देना उनको पड़ेगा। बिल्कुल प्रशांत, और हर साल की तरह इस बार भी बारिश की वजह से मुंबई की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, जिसका भुगतान जो है लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है और बीएमसी एक बार फिर जो है इसकी जो क्रेडिबिलिटी है खुद पर नहीं लेना चाहती है, लेकिन लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही है। बेहद शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तफसीलात के लिए। खबर दोपहर का दूसरा अहम मुद्दा दिल्ली में अनलॉक 3। दिल्ली में आज से अनलॉक 3 शुरू होगा।
इतवार के रोज वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अनलॉक 3 का ऐलान किया, जिसमें अब दिल्ली के तमाम बाजार खुले रहेंगे। जुफ्त और ताक की शर्त खत्म कर दी गई है और अब सब दुकानें खोली जा सकती है। मॉल्स में दुकानें खोली जा सकती है। हर रोज हर जोन में एक हफ्तावार बाजार खोलने की इजाजत दे दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट 50% की कैपेसिटी के साथ खोले जा सकते हैं। मजहबी मकामात भी खोले जा रहे हैं। मेट्रो रेल और बस सर्विसेज 50% की सलाहियत के साथ शुरू की जा रही है। सरकारी दफातर में ग्रेड ए के मुलाजमी 100% कैपेसिटी के साथ, जबकि निजी दफातर 50% कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं। ऑटो और टैक्सी के लिए ई पास की लाजमियत को भी अब खत्म कर दिया गया है। वाज़ेह रहे, कॉलेज, तालीमी और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सकाफती, समाजी, सियासी, खेल, मजहबी इजलास, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तफरी, स्पा और जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है, क्या दिल्ली पटरी पर लौट रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली अब पटरी पर लौटने लगी है, क्योंकि अगर देखें कल जो केसेस आए थे वो केसेस थे 255, यानी कि एक वक्त था जब दिल्ली में 28,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हो रहे थे और जो मौतें हो रही थी वो भी लगातार 300 से ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अगर जो कल के आदाद शुमार को देखें तो सिर्फ 23 लोगों की मौत हुई है और 255 नए केसेस आए हैं। तो इस तरह से जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। हालांकि ये 0.35 यानी कि 35 के आसपास है। हालांकि इससे पहले 0.30 के आसपास सिर्फ रह गया था। तो दिल्ली जो है वो पूरी तरह पटरी पर लौट रही है। लोग निकल रहे हैं, क्योंकि ऑड इवन के तहत जिस तरीके से पहले पाबंदी आयद की गई थी, कुछ बाजार खोलने की छूट दी गई थी, लेकिन अब जो अनलॉक 3 है इसमें नया जो है वो ये है कि रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। लोग आ जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वालों को 50% जो है कैपेसिटी के साथ ही खाना खिला सकते हैं। इसी तरीके से सैलून खुल रहे हैं, यानी कि लोग अब सैलून में जाकर के अपने बाल वगैरह कटवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अभी भी दिल्ली बहुत ही फुक फुक पर कदम रख रही है। तफरीही मकामात हो, खेल के मकामात हो, उन तमाम चीज़ों को फ़िलहाल बंद रखा गया है, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे जिम हो, चाहे योगा सेंटर हो। तो इन चीज़ों को फ़िलहाल बंद रखा गया है। लेकिन दिल्ली जो है वो पटरी पर ज़रूर आती हुई दिखाई दे रही है। आज सड़कों पर काफ़ी गाड़ियां हैं और लोग जो है वो काफ़ी हद तक खुश हैं। आज ही दिल्ली में अगर देखें तो असातिज़ा के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हुई है। तो इस तरीके से दिल्ली जो कहीं ना कहीं अब बच्चे स्कूलों को लौटना चाहते हैं, टीचर स्कूल में जाना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि दिल्ली को जो पुरानी दिल्ली होती थी, दिल वालों की दिल्ली होती थी, वो दिल्ली अब आपको कुछ आने वाले वक्त में दिखाई देने की जो उम्मीद है वो जरूर कहीं ना कहीं रोशन हो रही है। बिल्कुल। और मेट्रो के हवाले से क्या कुछ गाइडलाइंस है? देखिए, मेट्रो के हवाले से फ़िलहाल अभी कोई तब्दीली नहीं की गई है। अब पिछली बार ही जब अनलॉक 2 हुआ था तो उस वक्त 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो में सफ़र की इजाज़त दी गई थी। अभी भी वो इजाज़त बरकरार है। अगर देखें तो डीटीसी बसों में भी वो इजाज़त बरकरार है। अलबत्ता इसी के साथ साथ जो टैक्सी में आप लोग सफ़र करते थे उसके लिए जो पास की ज़रूरत होती थी वो आपको पास की ज़रूरत नहीं है। आरटीवी में 11 लोग, जो छोटी बस होती है, मिनी बस होती है आरटीवी, उसमें 11 लोग सफ़र कर सकते हैं। और दिल्ली में ग्रामीण सेवा की सूरत में छोटी गाड़ियां चलती हैं, उसमें भी दो लोग सफ़र कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो बड़ी कार होती है उसके अंदर 5 लोगों को सफ़र करने की इजाज़त दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ये तमाम चीज़ें दिखा रही हैं कि दिल्ली अब अपनी पटरी पर लौट रही है। हफ्ते में एक बाजार खोलने की भी इजाज़त दी गई है। अभी बहरहाल दिल्ली लौट ज़रूर रही है, लेकिन एहतियात के साथ दिल्ली जो है वो ज़िंदगी की जानिब जो है गामज़न है। मुनज़्ज़ा। वहीं अगर हम मजहबी मकामात की बात करें तो इस हवाले से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं?
देखिए, दिल्ली में मजहबी मकामात खोले जाने की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन उसमें जो अक़ीदतमंद हैं उनको जाने की फ़िलहाल इजाज़त नहीं है। हालांकि इस पर सवाल भी खड़ा किया गया कि अगर फिर जो मजहबी मकामात हैं उनको खोलने की इजाज़त क्यों दी जा रही है। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से ये ज़रूर कहा गया, जो गाइडलाइंस आई हैं कि मजहबी मकामात खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर जो अक़ीदतमंद हैं वो नहीं जा सकते। फ़िलहाल मजहबी मकामात को लेकर के यही है कि वो खुले ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को जाने के लिए मना किया गया है। इसी तरीके से अगर आप देखें, सियासी इज्तिमात हैं या फिर समाजी इज्तिमात हैं, कोई पार्टी करते हैं या फिर सियासी रैली करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों पर भी फ़िलहाल पाबंदी आयद रहेगी और आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है कि ये तमाम चीज़ें खोल दी जाएंगी और तमाम तरह की पाबंदियाँ जो है वो हटा ली जाएंगी। बिल्कुल खुर्रम, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सफ़र को लेकर के क्या कुछ तब्दीली आने वाली है? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा तब्दीली इस सिलसिले में नहीं आई है और वाज़ेह तौर पर गाइडलाइन नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि नोएडा और दिल्ली में आने जाने के लिए कोई ख़ास पाबंदी आयद नहीं थी, लोग आ जा रहे थे। तो ये एक तरीके से जो कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं कि इतने लोग ही एक कार में बैठ सकते हैं, जैसे कि बड़ी जो कार है उसमें 5 लोग सफ़र कर सकते हैं या फिर बसों में आधी कैपेसिटी के साथ सफ़र कर सकते हैं, तो इन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। बिल्कुल खुर्रम, वहीं दिल्ली अनलॉक हो रही है और जो बाहर से मजदूर आएंगे जिनको वहाँ पर काम की ज़रूरत हो, ऐसे में किस तरह से उस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा ताकि मज़ीद जो है जो केसेस कंट्रोल हुए हैं वो और भी ज़्यादा न बढ़े? देखिए, अगर देखें तो पूरे मुल्क में ही और ख़ास तौर से जो शुमाली इलाका है भारत का, उसमें केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। अगर कल की बात करें तो 70,000 के करीब केसेस आए थे और 3,900 से ज़्यादा हालांकि अमवात हुई हैं। अमवात का रेशो अभी काफ़ी है क्योंकि एक्टिव केसेस हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो केसेस आए थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। उसको लेकर के अमवात फिर भी का जो आदाद शुमार हैं वो तशवीशनाक हैं। लेकिन दिल्ली में अभी जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा गया है, मास्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको फॉलो करना होगा। तो फ़िलहाल अभी उसको लेकर के बाहर से मज़दूर आएंगे, उनको लेकर के अभी जो है बहुत ज़्यादा गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जैसे ही बसें चलना शुरू होंगी, पूरे तौर से लोग आना शुरू होंगे, उसको लेकर के दिल्ली सरकार इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर इक़दामात करेगी। खुर्रम, 3 दिन में जिस तरह से केसेस कम हुए हैं, अब जो अनलॉक किया गया है उसमें अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो क्या दिल्ली सरकार फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी? देखिए, आपको याद होगा कि जब कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए थे तो भी काफ़ी ज़्यादा केसेस यानी 1000 से ज़्यादा केसेस होने तक भी उस तरह की पाबंदी आयद नहीं की गई थी जिस तरह की पाबंदियां अभी नाफिज कर दी गई हैं। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दिल्ली ज़िंदगी की तरफ ज़रूर बढ़ रही है, पटरी की तरफ ज़िंदगी पटरी पर ज़रूर लौट रही है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। यही वजह है कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है अगर केसेस बढ़ते हैं तो दोबारा से हमें पाबंदियाँ आयद करनी होंगी। तो फ़िलहाल यही है कि केसेस ना बढ़े, ये उम्मीद की जा सकती है। जिस तरीके से दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ही कम हो गया है, 0.35 जो पॉजिटिव रेट हो गया है। ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है कि 238, 255 इस तरह से आदाद शुमार नए केसेस के आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिल्ली में टीका लग चुका है, ज़्यादातर लोग टीका लगवा रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली पटरी पर लौटेगी और मुल्क भी जो है कोरोना को पूरे तौर से मात दे सकेगा। खुर्रम, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो किस हद तक ख़राब रही और अब अनलॉक कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दिल्ली की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो वापस बैलेंस हो जाए? देखिए, जिस तरीके से आप जानते हैं कि अगर कारोबारी जो सरगर्मियां हैं वो बंद हो जाती हैं और जो मज़दूर तबका है उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से मरकज़ी हुकूमत ने 3 महीने के लिए राशन देने का ऐलान किया था। तो दिल्ली में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हमने कई सेंटर्स पर देखा है जहां पर राशन बट रहा है, वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये जाहिर करता है
के बहुत ज़्यादा लोगों की जो इनकम है वो बहुत कम हो गई है, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो अगर यही वजह है कि बहुत जल्द ही जो है ऑड इवन का जो फार्मूला था दिल्ली में नाफिज किया गया था, उसको पूरे तौर से हटा दिया गया है। हालांकि अभी भी जो वक्त की पाबंदी है वो ज़रूर आयद रहेगी कि सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। तो जो इससे कहीं ना कहीं जो मजदूर तबका है और जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जिनका कारोबार बंद हो गया था, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि मुसलसल ये सिलसिला जारी था और कारोबार को अभी पटरी पर आने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि कारोबार सिर्फ एक स्टेट में नहीं होता है, एक शहर में नहीं होता है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है अलग अलग अजला से, अलग अलग रियासतों से जुड़ा होता है। तो पूरे तौर से तो पटरी पर आने में भले ही वक्त लगे, लेकिन राहत की सांस जो है कारोबारी हैं, मजदूर हैं, वो ज़रूर ले सकते हैं। मुनज़्ज़ा बिल्कुल खुरम, और अनलॉक होने के साथ साथ जिस तरह से दीगर काम भी जो है पटरी पर लौट रहे हैं, चाहे वो लेबर को लेकर हो या बिजनेस को लेकर के, उसके साथ साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से हो, मासेस तक वैक्सीनेशन किया जाए, ये कितना ज़्यादा अहम हो जाता है? देखिए, दिल्ली सरकार ने पिछले ही दिनों जहां वोट वहाँ वैक्सीन, यानी कि जहाँ पर वोटिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, क्योंकि रीच होती है जब भी वोट देने के लिए वोटर जाता है तो वो उसके करीब ही सेंटर बनाया जाता है, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये मुहिम शुरू की थी, जो अभी भी जारी है। जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि जैसे जैसे दिल्ली में केसेस कम हुए हैं, वैक्सीनेशन के लिए आने वालों की तादाद में कमी आई है। कई उसकी वजूहात हैं, ख़ासतौर से बेदारी की वजूहात है, और लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद बीमारी चली गई, लेकिन दिल्ली सरकार बराबर इस बात को लेकर के कह रही है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो है वो आने का बहुत बड़ा ख़तरा है, बच्चों के लिए ख़तरा है। तो ये तमाम तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूर कमी आई है। बेदारी को लेकर के अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो तेज़ी के साथ लोगों तक पहुँचे, लोग लगवाएं। यही वजह है, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए दिल्ली को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के लिए ये जहां वोट वहां पर वैक्सीन, ये कैंपेन अभी भी दिल्ली में चल रहा है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल खुरम, और दिल्ली जो है वापस धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन गाइडलाइंस अभी भी बरकरार है। लोगों से अभी अपीलें हैं कि वो जो है तमाम तर गाइडलाइंस पर अमल करें, ताकि जिस तरह से केसेस कम हो रहे हैं वो आगे भी कम ही रहें और अनलॉक के होते हुए केसेस मज़ीद न बढ़े। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।